एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अदिति, चक्रपाणी आयुर्वेदा क्लिनिक जयपुर से। आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रकृति, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक हमारी जो प्रकृति है, दैट इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब अगर हमें पता है कि हमारी प्रकृति क्या है, हमारा नेचर क्या है, हम ऐसे क्यों हैं, तो इससे हमारी बहुत सारी डाइट लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं, जितनी भी हमें क्वेश्चंस हैं हमारी बॉडी को लेके, हम उसका आंसर अच्छे से जान सकते हैं। तो आज हम लोग ये प्रकृति का टॉपिक एक बार शुरू करते हैं। तो प्रकृति होती क्या है? सबसे पहले वो है कि जो हमारा इंडिविजुअल नेचर है, प्रकृति को जैसे हम लोग आयुर्वेद की भाषा में नहीं देखे, प्रकृति भी बोले तो दैट इज नेचर। इन जनरल वी से इट इज द नेचर। हमारे आसपास का जो माहौल है, हमारे आसपास की जो हरियाली है, उसको सबको हम प्रकृति कहते हैं। तो उसको हम लोग अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वो इंडिविजुअल नेचर आ जाता है कि एक इंसान का अपना एक इंडिविजुअल नेचर है। और ये सब हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते भी हैं कि नो हमारे आसपास के सब लोग, हमारी फैमिली के लोग, हमारे फ्रेंड्स और बाहर सब लोग जितने भी हम देखते हैं, सब अलग हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं, सब अपने अपनी दृष्टि से अलग अलग हैं। किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद होता है, किसी को तेज मिर्च मसाले पसंद होते हैं। ऐसे ही किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को सर्दी अच्छी लगती है। कुछ लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी कुछ पसंद नापसंद है। वो जो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो ये प्रकृति के अंदर आता है ना। हम लोग ऐसे ही पैदा हुए हैं। इट इज विद बर्थ वी आर लाइक दिस। इससे इंडिविजुअल नेचर को ही हम प्रकृति कहते हैं ना, कि जो हमारा एक पर्टिकुलर इंसान का अपना एक नेचर है, वो सब चीज को लेके। इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंटल बिहेवियर, इट्स अबाउट उनका फिजियोलॉजी है, मतलब उनकी शरीर की बनावट है, उनका शरीर का अंदर का सिस्टम है, उनका माइंडसेट है, उनका मन है। वो सब एक पर्टिकुलर प्रकृति में आ जाता है कि इस इंसान की प्रकृति ही ऐसी है। और ये हम लोग देखते भी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं तो ऐसे ही हैं, वो नहीं बदलते ना, बिकॉज वो उनकी प्रकृति है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी वात पित्त कफ पे। जिन लोगों ने हमारा पिछले हफ्ते का जी जो चर्चा थी उसको ज्वाइन किया होगा, वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे। बट जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार अपनी तरफ से थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत जो है वो ये 3 स्तंभ पर है, दैट इज वात पित्त कफ। ये 3 दोष है हमारी शरीर में। सबके शरीर में तीनों दोष रहते हैं। जैसे आप देखें तो ये इधर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये हमें पता है कि पंच तत्व हैं। ये पंच महाभूत कहते हैं इसको ना। तो इसी से सभी लोगों का शरीर बना है, इसी से सारी सृष्टि बनी है। तो ये वात पित्त कफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? जैसे हम लोग देखें कि वात जो है वो एक तरह से आकाश और वायु की डोमिनेंस है। तो जिसमें हम लोग वात को अगर देखें तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मोशनल एनर्जी है। मतलब हमारे शरीर में जहां पर भी मूवमेंट है, जहां पर भी गतिशीलता है, वो सब वात के अंदर आती है। मोशनल एनर्जी को वात कहते हैं। पित्त है जो हमारी बॉडी की केमिकल एक्टिविटीज, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म, सब तरह का मेटाबॉलिज्म। उसमें हमारा सेलुलर लेवल का मेटाबॉलिज्म भी है, हमारी जठराग्नि है जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है वो है, हमारा टिश्यू लेवल का जो मेटाबॉलिज्म है, तो वो सब पित्त दोष के अंडर है, पित्त दोष के कंट्रोल में रहता है। देन इज कफ। कफ इज लाइक सॉलिड। जो हमारी बॉडी में सॉलिड पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारी मसल्स हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, तो वो सब कफ से बनता है। तो मेरा ये डिस्कस करने का रीजन ये था कि हमारी जो प्रकृति है वो इनके हिसाब से ही है।
वात, पित्त और कफ, हम सबके शरीर में ये तीनों दोष होते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है कि ये तीनों दोष डिफरेंस प्रपोर्शन में होते हैं, मतलब इनकी जो परसेंटेज है हर एक शरीर में वो अलग अलग होती है। उसके अलग होने से ये भी है कि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डोमिनेट करता है, कि किसी में वात ज्यादा है या किसी में पित्त ज्यादा है या किसी में कफ ज्यादा है, या किसी में दो दोष हैं जिसमें वात और पित्त ज्यादा है और कफ कम है। तो उसी से हमारी प्रकृति डिसाइड होती है। जैसे हम लोग अगर प्रकृति के देखें तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऐसा है कि प्रकृति है जो कि चेंज नहीं होती, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वी आर बॉर्न विद इट ना, हम पैदा एक पर्टिकुलर दोषों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा शरीर होता है और उस कॉम्बिनेशन का वो सेट हो जाता है हमारे शरीर में, उससे हम लोग डाइवर्ट नहीं होते। तो इट इज समथिंग विच इज बाय बर्थ। हम ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, हम अगर एक तरह की बॉडी स्ट्रक्चर है तो वैसी ही रहती है, बिकॉज वो हमारी प्रकृति है। और वो डिसाइड कैसा होता है कि कौन सा दोष हमारे शरीर में डोमिनेट कर रहा है। लाइक वात ज्यादा है तो वो वात प्रकृति के लोग होंगे, पित्त ज्यादा है तो वो पित्त प्रकृति के लोग होंगे। ऐसा, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीन्स है, हम कई बार अपने साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाँ मेरे तो जीन्स ऐसे हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक बॉडी ऐसे है। तो सेम इस प्रकृति, आयुर्वेद के सिद्धांत में देखें तो प्रकृति एक उसी से वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम उसी प्रपोर्शन, दोषों के उसी प्रपोर्शन से हमारी बॉडी बनती है। अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को की डिस्कशन करने में या इसको जानने में क्या क्या इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों हमें ये जानना चाहिए, इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये हमें, अगर हमें अपनी प्रकृति पता है, हमें पता है हमारे दोष, हमारे शरीर में कौन से दोष डोमिनेट करते हैं और उसको कंट्रोल में हम लोग कैसे रख सकते हैं, कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा हमारा डाइट होना चाहिए, कैसा हमारा एक्सरसाइज का तरीका होना चाहिए, कैसे तरह की हमें जॉब हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, हमें हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, डेली की हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें हमें बैलेंस कैसे लेके आना है। तो ये सब जो है वो अगर हमें अपनी प्रकृति पता है तो हम इजीली उसको बैलेंस कर सकते हैं। और इसको बैलेंस करके रखने का मतलब ये है कि हम जिस प्रोपोर्शन ऑफ दोषों से पैदा हुए हैं हम लोग उसको कंट्रोल में करके रखें, क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहता देन आवर बॉडी गोज इनटू अ डिजीज कंडीशन, मतलब हमारे शरीर में दोषों का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है और उससे हमें डिजीजेस होती हैं, व्याधि शुरू हो जाती हैं। तो होता क्या है कि अगर हमारे शरीर में कुछ प्रकृति हमारी एक प्रकृति है, हमें उसको, उस दोष को जो हमारे शरीर में डोमिनेट करता है उसको कंट्रोल में रखने वाले डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करने चाहिए। जैसे वात है, मैंने बताया इमोशनल एनर्जी है, तो वात ऑलरेडी बहुत उसमें गतिशीलता है, तो वात के लोगों को स्लो डाउन होना जरूरी है, मतलब वो सब कुछ करें पर धीरे धीरे करें। तो अगर आपको अपना पता है कि हाँ आपकी प्रकृति ये है तो आपको किसी चीज में जल्दी नहीं करना। वात को बढ़ाने वाले जितने फैक्टर हैं वो आपकी डाइट लाइफस्टाइल में नहीं होने चाहिए। तो दिस इज द वे हम लोग अपनी बॉडी को बैलेंस में रख सकते हैं। तो इसी जैसे हमारे चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो अगर हम हमारे सबसे पहले यही होता है कि जो हमारे पास पेशेंट है उनका हमें प्रकृति जानना जरूरी है। एक इसका सिंपल सा उदाहरण अगर हम लोग देखें कि जैसे हम आजकल देखते हैं हर जगह कि गार्लिक जो है, लहसुन, सब बोलते हैं बहुत अच्छा है, यस लहसुन बहुत अच्छा है ना, बट आपकी प्रकृति के हिसाब से लहसुन में जो गुण हैं वो आपके लिए अच्छे हैं कि नहीं, ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को लहसुन खाने से कोई दिक्कत हो रही है तो वो प्रॉब्लम लहसुन में नहीं है, वो ये है कि आपकी प्रकृति ऐसी है तो आपको उसको कंट्रोल वे में लेना चाहिए। तो जैसे पित्त प्रकृति के लोग हैं, पित्त होता है जिसमें कि गर्म चीजें सूट नहीं करती, बहुत तीक्ष्ण चीजें हैं जो बहुत तेज स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो सूट नहीं करती, तो ऐसे लोगों को उसको कंट्रोल में लेना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना चाहिए। ये एक सिंपल सा हमारे डेली रूटीन में जो
एग्जाम्पल है वो है, बाकी इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। तो अब हम अगर अपने आसपास देखें तो वेराइटीज मिलते हैं हमें, बहुत वेराइटी है इंडिविजुअल, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। तो इस हिसाब से तो हमारे पास बहुत सारी प्रकृति, मतलब इन्यूमरेबल प्रकृति होनी चाहिए। बट उसको प्रैक्टिकल वे में एक हमें अगर उसको सेट करना है तो 7 तरह की प्रकृति कहते हैं, जिसमें कि 3 वो हैं, पहले 3 वो हैं जिसमें एक ही दोष डोमिनेट करता है। जैसे हमारे शरीर में वात के कैरेक्टर ज्यादा हैं तो वात प्रकृति है, या पित्त के कैरेक्टर ज्यादा हैं तो पित्त प्रकृति है, या कफ के कैरेक्टर ज्यादा हैं तो कफ प्रकृति है। तो ये तो हुआ कि हमारा सिंगल दोष के प्रकृति। अब अगर ऐसा है कि वात ज्यादा है पर पित्त भी बहुत ज्यादा कम नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कफ के कैरेक्टर बहुत कम है, तो वो आ जाता है डुअल प्रकृति में, जिसे हम कहते हैं कि 2 दोष डोमिनेट करते हैं। उसमें भी ऑब्वियसली एक दोष ज्यादा डोमिनेट करेगा, दूसरा उससे थोड़ा सा कम रहेगा। तो जो ज्यादा डोमिनेट करता है उसको हम लोग, जैसे ये आप देखें एग्जांपल वात पित्त कफ है, ये वात पित्तज प्रकृति है। अगर ये ऐसे लोग को हम वात पित्त कहेंगे जिसमें वात पित्त से थोड़ा सा ज्यादा है और पित्त सेकंड नंबर पे, कफ के कैरेक्टर्स काफी कम दिखते हैं, तो वो वात पित्त प्रकृति है। ऐसे ही अगर हमें पित्त के कैरेक्टर ज्यादा दिखते हैं और वात के कम हैं और कफ के बहुत कम है तो हम इसको पित्तवात कहेंगे। तो ये हो जाता है कि जहां 2 प्रकृति 2 दोष डोमिनेट कर रहे हैं तो डुअल प्रकृति में आ जाता है। मोस्टली हम लोग जब देखते हैं तो हमें ऐसी प्रकृति के लोग ज्यादा दिखते हैं जिसमें कि 2 दोष डोमिनेट ज्यादा करते हैं। और लास्ट में 7th टाइप है जो जिसमें तीनों दोष डोमिनेट करते हैं, मतलब तीनों सम दोषज हैं इक्वल क्वांटिटी में, जो हमें बहुत रेयर मिलता है देखने में। तो सबसे कॉमनली हमें जो देखने को मिलता है लोगों में वो है कि जब जहाँ 2 दोष डोमिनेट करते हैं, जैसे वात पित्त है, वात कफ है, या कफ वात है, या पित्त कफ है, ऐसा कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर हम जानते हैं तो जो हमारा पहला दोष है उसको कंट्रोल करने में हमें सबसे ज्यादा एफर्ट करना चाहिए, टेकिंग केयर ऑफ हमारा दूसरा दोष भी ना। सो जैसे वात पित्त के लोग हैं तो उनको वात को कंट्रोल करना है, पर ये भी देखना है कि उससे पित्त भी बढ़े नहीं, तो पित्त का भी कंट्रोल में रहे। तो कफ के बहुत ज्यादा उनमें कैरेक्टर नहीं होते तो कफ उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करता। तो ये जो हमारा मेन दोष है, हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होने के भी सबसे ज्यादा चांसेस उसी के होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में डोमिनेट करता है। तो अगर हम उससे उसको और बढ़ाने वाले आहार विहार को फॉलो करते हैं तो वो जल्दी से बढ़ जाता है। तो जल्दी से बढ़ जाएगा मतलब हमें उस दोष से रिलेटेड डिजीजेस बहुत जल्दी से होने लगेंगे। तो हमारा मेन फोकस जो हमारा सबसे पहला दोष, डोमिनेटिंग दोष है हमारी बॉडी में, उसमें होना चाहिए। अब हम एक एक प्रकृति के कैरेक्टर्स, बेसिक कैरेक्टर्स देख लेते हैं ताकि आप लोग एक बार अनुमान लगा सके कि हाँ आप कौन सी प्रकृति में आते हैं। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग ये प्रकृति की बात करते हैं तो इट इज लाइक जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैं। जैसे कोई बोले कि 30 और 40 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, 30-40 साल की उम्र तक तो मैं बहुत पतले दुबला था, बट 40 के बाद थोड़ा वजन बढ़ने लग गया। तो मोस्ट ऑफ योर लाइफ हाउ यू आर, आप ज्यादातर सिचुएशंस में कैसे रहते हैं वो हमारी प्रकृति होती है। तो अगर अब बदल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्रकृति बदल गई, क्योंकि वहां एक और कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग कहते हैं विकृति, दैट इज इम्बैलेंस। तो अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो वो हमारी प्रकृति के कैरेक्टर्स को धीरे धीरे मास्क करने लगता है। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये ही हमारी अब प्रकृति है, हमारी प्रकृति बदल गई, बट ऐसा नहीं है। हमारी प्रकृति बदलती नहीं है, विकृति आ गई, इम्बैलेंस आ गए तो हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में जो कि पहले नहीं होता था अब होने लग गया, तो वो सब विकृति के कैरेक्टर में आते हैं। तो वो जहाँ है वहां हमें चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। चिकित्सक देख सकते हैं कि कौन सी दोष की विकृति है और उसको कैसे ठीक करना चाहिए। हमारे नॉर्मल रूटीन में हमें अपनी प्रकृति पे कंसंट्रेट करना चाहिए और उसको कंट्रोल में रखने वाले आहार विहार का पालन करना चाहिए।
अब हम देखते हैं कि वात प्रकृति, हम लोग एक एक बार वात, पित्त और कफ तीनों के बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं एक बार डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग अपना प्रकृति का अनुमान लगा सकें. यू कैन मेक टेंटेटिव ऑफ योर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कि हाँ आप कौन सी प्रकृति में आते हैं. जैसे वात प्रकृति है, मैंने जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मूविंग फोर्स है, जिसमें कि हमारी बॉडी के मोशंस, जहां पर भी मूवमेंट है वो सब वात के अंडर है. जैसे हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जाता है, लाइक स्टमक तक जाता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. वो सब जहां भी गति है वो वात के अंडर है. जैसे अब हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, तो वो भी वात के अंडर है. जहां पर भी बॉडी में मोशन है, जैसे हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी बोलने की प्रक्रिया है, हमारा कुछ काम करने की प्रक्रिया है, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम के अंडर आता है. हमारा इवन आईज ब्लिंक करते हैं, कुछ हाथ की मूवमेंट करते हैं, वो सब वात दोष का कैरेक्टर्स रहते हैं. सो दैट इज ऑल मूवमेंट्स रिलेटेड टू द बॉडी, जितनी भी मूवमेंट्स हैं. जैसे हमने देखा कि एयर और स्पेस, आकाश और वायु, इसका कॉम्बिनेशन है वात. तो दैट मीन्स वायु और आकाश के जो कैरेक्टर हैं वात दोष के, वैसे ही कैरेक्टर हमारी बॉडी में भी मिले. जैसे एयर है वो स्टेबल नहीं रहती, चलती रहती है, वैसे ही वात प्रकृति है. वात प्रकृति के लोग एक तरह से बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक और मूवमेंट उनमें बहुत ज्यादा होती है. इसके कैरेक्टर्स हम एक बार डिटेल में देखते हैं. पहले फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं. फिजिकली वात प्रकृति के लोग पतले दुबले होते हैं, लिटिल मस्कुलेचर, मतलब उनकी जो शरीर की आकृति है वो छोटी साइज के, जिसे हम कह सकते हैं वैसा होते हैं. या तो वो बहुत पतले दुबले हैं और लंबे हैं, या फिर पतले दुबले और हाइट में बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट में आते हैं, बट उनका जो शरीर की बनावट है वो छोटी प्रकृति में आती है. तो इसे अगर हम लोग समझते हैं, हम बोले कि हाँ कोई बहुत पतला दुबला है पर बहुत एक्टिव है, अपना सब, और कोई दिक्कत नहीं है, बस पतला दुबला है, तो ठीक है, वो वात प्रकृति का है, उसको हमें बदलना है ऐसा जरूरी नहीं है. और आप एफर्ट भी करेंगे तो वो बदल जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो नहीं बदलते, बिकॉज उनकी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही बना है, बनावट ही ऐसी है उनके शरीर की. इरेगुलर एपेटाइट कहने का है कि उनका जो खाना पीना है वो बहुत इरेगुलर होता है. हम लोग ये अपने कॉमन उसमें देखते भी हैं, कुछ लोग का कभी तो बहुत अच्छे से खाते हैं, कभी बहुत लंबा टाइम कुछ नहीं खाया, तो उनका खाने का कुछ रूटीन नहीं होता. जब भूख लगी तो खा लिया, भूख लगी तो जो मिला वो खा लिया, कुछ पर्टिकुलर ऐसे रूटीन नहीं है, कभी बहुत अच्छा है कभी नहीं है, कभी अच्छे से भूख लगी कभी भूख अच्छे से नहीं लगी. वो सब वात के करेक्टर हैं कि आपकी जो खाने की प्रक्रिया है वो वात की जैसी है. कभी तो बहुत अच्छे से खाते हैं, कभी धीरे खाते हैं, या कभी कम खाते हैं, कभी कभी भी खा लिया जब भूख लगी, ऐसा. और उनकी निद्रा की अगर हम स्लीप की बात करें तो वो भी बहुत कम है. हम लोग ये चीज देखते हैं, आप अगर आप अपने आसपास में भी देखें, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा टाइम भी सोएं तो दे आर स्टिल वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव रहते हैं. 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद भी लेंगे पर सारा दिन काम करते रहेंगे, पूरा एक्टिव रहेंगे. वो वात प्रकृति के लोग हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 7-8 घंटे भी सो जाते हैं पर फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी और नींद चाहिए, बहुत स्लीपी लगता है, उनको ज्यादा नींद की क्वालिटी ज्यादा चाहिए होती है, नींद ज्यादा चाहिए. वो फिर पित्त या कफ प्रकृति में आते हैं. तो स्लीप के पैटर्न में अगर देखें तो वात प्रकृति के लोग जो हैं उनको कम स्लीप चाहिए होती है और कम ही सोते हैं. सेकेंडली एक ये भी रहता है कि वो बहुत डीप स्लीपर्स नहीं होते. जैसे होता है ना कि बहुत हल्की सी आहट हुई, हल्की सी कोई साउंड हुई तो कुछ लोग की नींद एकदम से खुल जाती है. वो भी एक वात प्रकृति होने का करेक्टर है कि आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो वात प्रकृति के जैसा है. देन ड्राई स्किन, इनके हाथ पैर स्किन बहुत ड्राई रहती है कंपैरेटिव टू अदर दोषास. कुछ लोग होते हैं जिनको सर्दी में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर, तेल, क्रीम बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है,
कुछ लोग होते हैं नहीं भी लगाते तो चलता है। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड भी करता है कि हम कौन से देश में रहते हैं, लाइक कौन सी पार्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं। बट इन जनरल हर कंडीशन में उनकी स्किन टुवर्ड्स ड्राइनेस रहती है। स्किन है, हेयर है, तो वो वात के करेक्टर है, बिकॉज वात का एक करेक्टर है जो मतलब कि ड्राइनेस ज्यादा होगी। वात, ये वात का करेक्टर है। तो हम बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी की स्किन, हमारे हेयर्स, ये सब ड्राइनेस के तरफ होते हैं। जो वात के लोग हैं, जो हम जैसे हमने डिस्कस किया कि ड्राई रहेंगे, उनके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं। ये भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग स्वस्थ हैं, उन्हें कोई हेल्थ इशू नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनका सब सिस्टम अच्छे से चल रहे हैं, पर सर्दी में आप देखें तो अगर वो आपको टच करें, आप एकदम से हो जाते हैं कि इतने ठंडे हाथ हैं। क्यों है? वो उनकी प्रकृति है। वात प्रकृति के लोगों के हाथ ठंडे की तरफ रहते हैं, वो कभी गर्म की तरफ नहीं होते। जैसे गर्मी में है तो भी टुवर्ड्स द कूलिंग साइड होंगे, सर्दी में तो ठंडे होंगे। और ऐसे लोगों को ठंडा पसंद नहीं होता, क्योंकि ठंडा जो है वो एक वात का करेक्टर है, तो वो ऑलरेडी उनकी बॉडी में बहुत है, वो हमेशा गर्म चीज प्रेफर करते हैं। ये हम अपने देखते भी हैं, कुछ लोग हमारे आसपास में आप देखें तो कुछ लोगों को कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी या ऐसा कुछ पसंद नहीं होता, वो हमेशा गर्म की तरफ पसंद करते हैं। वो वात का करेक्टर है, वो उनका नॉर्मल लाइकिंग है कि वो ऐसे ही है। दैट्स ओके, दैट्स देयर बॉडी टाइप। उनको हमेशा गरम, टेम्परेचर वाइज भी गरम, लाइक खाने पीने में भी गरम, और एटमॉस्फेयर वाइज भी गरम को प्रेफर करते हैं ठंडे की जगह पे। इस कारण उनमें स्टिफनेस, मसल्स की जैसे जकड़न है, वो वात प्रकृति में ज्यादा होने की टेंडेंसी होती है। सब में होता नहीं है, पर उनमें टेंडेंसी होती है। जैसे अगर बहुत ज्यादा देर ठंडे एटमॉस्फेयर में रहे, या बहुत ज्यादा ठंडा एसी लग रहा है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर में एसी है, तो उनको बॉडी स्टिफनेस और ये थोड़ा बहुत जकड़न होना उनके लिए एक टेंडेंसी हो जाती है। और ड्राइनेस तो हमने जैसे रफनेस की बात करी कि हाथ पैर रफ रहते हैं। जैसे हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों के एड़ियाँ फट जाती हैं कुछ मौसम में, या हाथ पैर थोड़े ज्यादा ड्राई होते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, वो ज्यादा ड्राइनेस की वजह से है। वो वात प्रकृति के लोगों में ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। उसको कंट्रोल कैसे रखना है? कीप योर बॉडी लुब्रिकेटेड ना। खाने पीने में आपके घी तेल अच्छे से हो, तेल की मालिश वालिश आप हफ्ते में 2-3 बार या हफ्ते में एटलीस्ट एक बार रेगुलर बेसिस पे करते रहें, तो हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक डिजीज हो गई, ये है कि हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल में कैसे रखना है, उसका एक लाइफस्टाइल हो गया, हमारा विहार में आ गया कि हमें ये रेगुलर करना चाहिए। जैसे कफ प्रकृति के लोग होते हैं, उनमें इसकी जरूरत नहीं होती, उनको बहुत ज्यादा तेल मालिश की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनके शरीर में ऑलरेडी जो लुब्रिकेटिंग फैक्टर है वो ज्यादा होता है। ऐसे ही वात प्रकृति के लोगों में, जैसे हमने बात करी कि दुबले पतले होते हैं, उनका वजन जल्दी से नहीं बढ़ता, उनको बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। एफर्ट करते हैं तो कभी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जैसे ही एफर्ट कम हुए उनका वजन वापिस से वैसे। तो दे आर ऑलवेज टुवर्ड्स ईदर अंडरवेट और लो बॉडी वेट, मोटापे की तरफ वो नहीं जाते हैं, एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है। और फियर और एंजाइटी उनमें एक टेंडेंसी होती है, जैसे छोटी छोटी बात हो गई, कुछ हो गया, उसका डर है, एकदम से एंजाइटी आ जाती है, वो उसकी टेंडेंसी वात प्रकृति में ज्यादा रहती है। ऐसे ही जैसे हमने बात करी कि इमोशनल एनर्जी ज्यादा रहती है उसमें, जल्दी जल्दी बोलते हैं। मतलब वात की बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जरूरी नहीं सब में सब कैरेक्टर हों, हर एक इंसान में कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, जैसे समझ नहीं आता कि बहुत जल्दी बोलते हैं, वो एक उनका बोलने का पैटर्न है, वात प्रकृति का पैटर्न है, वात प्रकृति जैसा पैटर्न है। कुछ लोग तेजी से चलते हैं, उनका वॉकिंग पैटर्न तेज रहता है। एक वात प्रकृति का बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि बहुत सारी चीजें एक टाइम पे करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग लोग होते हैं। बहुत एनर्जी होती है उनमें कि एक बार में बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा स्कैटर्ड माइंड होता है। तो जैसे बहुत सारे काम एक बार में कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग है, पर एक दो अच्छे से हुए, एक दो अच्छे से नहीं हुए, वो वात प्रकृति है। और एक जगह पे बहुत ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकते, बिकॉज वो इमोशनल, जो हमने बात करी ना कि बात में चल गुण ज्यादा है, कि गतिशीलता ज्यादा रहती है, तो
हिलना, थोड़ा बहुत पैर हिलाते रहना या थोड़ा चलते फिरते रहना, ये सब वात प्रकृति के नॉर्मल कैरेक्टर हैं कि वो एक जगह पे ज्यादा देर नहीं रह सकते है। वो कोई कैसे भी है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उठ के आपको वॉक करना है, या आप घर में बैठे हैं थोड़ी देर बाद आपको लगता है नहीं थोड़ा घूम लूं, तो ये बात प्रकृति के होते हैं। इससे बिल्कुल ऑपोजिट कफ होता है। कफ की प्रकृति के लोग ज्यादा एक्टिव नहीं होते जो उनको होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। एक वात प्रकृति के लोगों की मेमोरी जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, बट वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आप उनको कुछ समझाते हैं तो बहुत अच्छे से कैच करेंगे, पर क्योंकि वो मल्टीटास्किंग या बहुत सारी चीजें एक बार करते हैं तो वो जल्दी से भूलने की भी टेंडेंसी उनकी होती है। और उनको जो है खाने पीने में अगर हम देखें तो मीठा, खट्टा और नमकीन चीजें, ऐसी चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। ऑयली फूड्स भी बहुत पसंद करते हैं। सो ये लाइकिंग्स में आ जाता है कि ऐसे हमारे जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगेन सब में सब तरह के दोष होते हैं, तो सब में सब कैरेक्टर्स मिलते हैं। आपकी प्रकृति कैसे डिसाइड होती है कि आपकी बॉडी में ज्यादा कैरेक्टर्स किस किस दोष के दिखते हैं, वो आपकी प्रकृति है। अब हमें वात को कैसे कंट्रोल में रखना है। वात के लिए एक बहुत ही जनरल लाइफस्टाइल और डाइट अगर आप सजेस्ट करें तो देखिए, इनको हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए। ठंडा खाना, फ्रोजन फूड्स हैं, रीहीटेड फूड्स हैं, फ्रिज में से रखा हुआ है, बासा खाना है, ये सब उनको नहीं खाना चाहिए। कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि सैलेड बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए, कच्ची सब्जियां ज्यादा नहीं खाना चाहिए ना, ये सब उनको नहीं, वात प्रकृति के लोगों को ये ज्यादा नहीं चाहिए। वो प्रेफर करें तो हमेशा कुक्ड फूड प्रेफर करें। और हम लोग टेस्ट में देखें तो मीठा, खट्टा और नमक वाला, ये तीनों टेस्ट उनके लिए अच्छे हैं। मीठा बहुत अच्छा है। हम लोग इनकी जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल स्वीट्स, मिठाई की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मीठा खाना उनके लिए अच्छा है, पर ज्यादा नेचुरल मीठे में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मीठे फल है, गुड़ है, शहद है, ऐसी चीजें है ना। तो ये तीन टेस्ट उनके लिए अच्छे हैं। बहुत तेज मिर्च मसाले हैं, कसैला खाना है, कड़वा खाना है, ये सब उनके लिए अच्छा नहीं है। और एक उनको खाने का रूटीन कोशिश करना चाहिए कि उनका रेगुलर रहे, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है कि कभी भी खाते हैं, उससे क्या वो जो इम्बैलेंस्ड रूटीन है ना खाने का, उससे भी वात के इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश ये करें कि उनका खाने का रूटीन एक पर्टिकुलर सेट रूटीन हो। एक्सरसाइज करें तो लाइट करें, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस उनको सजेस्टेबल नहीं है, लाइट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मेडिटेशन उनके लिए बहुत अच्छा सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज उनको बहुत मल्टीटास्किंग करने की आदत होती है। उनका माइंड कुछ कुछ प्लान करता रहता है, अगर वो एक जगह पे बैठे भी हैं तो उनका माइंड चलता रहेगा। तो टू काम योर बॉडी, टू रिलैक्स, मेडिटेशन इज वेरी गुड। जैसे मैंने बताया, पहले हमने डिस्कस किया कि तेल की मालिश है और सिकाई है, ये उनके लिए एक जनरल हेल्थ मेंटेन के पर्पज से उनको रेगुलरली अपने रूटीन में ये इंक्लूड करना चाहिए। अब हम देखेंगे पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति के लोग हैं जो उनकी डाइजेशन अच्छी रहती है, खाना भी अच्छे से खाते हैं, भूख अच्छी लगती है, उनकी बॉडी टेम्परेचर टुवर्ड्स वार्मर साइड होता है। ये भी आप नोटिस करेंगे, कुछ लोग होते हैं गर्मी में उनके हाथ हल्के से गर्म में होते हैं, तो लगता है कि हाँ हाथ गर्म है, या बॉडी टेम्परेचर भी टुवर्ड्स हायर साइड रहता है, थोड़े से गर्म रहता है। दैट इज ओके, बिकॉज पित्त जो है वो फायर एलिमेंट से बना है, अग्नि से बना, अग्नि एलिमेंट जो है पंचमहाभूतों में से, उसकी डोमिनेंस रहती है। तो पित्त प्रकृति के लोगों का हल्का सा वार्मर साइड में होना, दैट्स नॉर्मल फॉर देम। और अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर में आते हैं, ना बहुत पतले होते हैं ना बहुत मोटे होते हैं, एक नॉर्मल मीडियम बॉडी स्ट्रक्चर की बात जो हम करते हैं वो पित्त प्रकृति में आता है। अब बिकॉज फायर एलिमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली इनमें हीट ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है, तो उनको हीट है, गर्म है, लाइक यू नो गर्म खाना, गर्म चीजें, गर्म क्लाइमेट, गर्म एटमॉस्फेयर, वो सब पसंद नहीं रहता है, और उनके लिए वो एडवाइजेबल भी नहीं है। उनको हमेशा कूलर साइड में रहना चाहिए ना, लाइक बहुत ठंडा भी नहीं, बट हाँ कूलर साइड, मीडियम मॉडरेट, उसमें गर्म की तरफ नहीं, ठंडे की तरफ। इनकी जो मेमोरी है बहुत शार्प होती है, वात प्रकृति की, जैसे हमने देखा कि शॉर्ट मेमोरी होती है, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। पर इनमें एक चीज है कि इनकी स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है,
जैसे हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोग को मच्छर ने काट लिया या कुछ इंसेक्ट ने बाइट कर दिया तो उनके जल्दी से कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया या रेडनेस हो गया बॉडी में। वो सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन है, वो पित्त स्किन, पित्त प्रकृति के लोगों में ज्यादा होती है, पित्त टाइप ऑफ स्किन में ज्यादा होती है। और इनको स्वेटिंग भी बहुत होती है। जैसे हमने वात प्रकृति में देखा था कि उनमें ड्राइनेस ज्यादा होती है तो उनमें कब्ज होने की टेंडेंसी रहती है। ऐसे ही पित्त प्रकृति के लोगों में नॉर्मली उनकी बॉवल मूवमेंट जो वो रेगुलर रहता है, बट उनमें आपकी भी टेंडेंसी मीटिंग अगर ऐसी कुछ खाने रहेंगी, पीने में ऐसा आ गया, तेज मिर्च मसाले खा ऐसी लिए, होती है इनमें तो मीटिंग है नहीं ये। है कुछ बासा खाना है, ऐसा कुछ आ गया तो उनमें लूज मोशंस होने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशंस होने की टेंडेंसी रहेगी। पित्त हाँ प्रकृति की एक नॉर्मल डाइजेस्टिव हाँ सिस्टम की वर्किंग है। और बिहेवियर वाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि पित्त प्रकृति के जो लोग हैं ना वो थोड़े से इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। फायर एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उनमें शॉर्ट टेम्पर्डनेस ज्यादा रहती है। तो वो एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं कि पित्त प्रकृति इज लाइक अ परफेक्शनिस्ट। एक वर्ड में अगर हमें पित्त प्रकृति के लोगों को एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स वो हर एक चीज एक नॉर्मल रूटीन से करना पसंद करते हैं। ये चीज ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे करना है तो ऐसा ही करना है, ये टाइम इसका है तो ऐसा ही है। तो वो जो एक परफेक्शनिस्ट होने का रहता है उनमें, उससे वो जल्दी से शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। उनका जो शॉर्ट टेम्पर्ड है बट इट्स नॉट, इट डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। बहुत देर तक गुस्सा नहीं रहते पर एक बार में जल्दी से इरिटेट हो जाता है, जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं। पर होते वो गोल्ड ओरिएंटेड है। जैसे हमने देखा वात प्रकृति के लोग जल्दी से स्कैटर हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं पर फिर उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। पर पित्त प्रकृति के लोग जो है वो बहुत गोल ओरिएंटेड है, उनको बहुत क्लियर रहता है, उनको पता है वो क्या करने वाले हैं, उनको कैसे करना है। उनमें ये है कि परफेक्शनिस्ट होने की उसमें थोड़ा सा टुवर्ड्स टेंडेंसी ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, बिकॉज सब कुछ हमारी प्लान्ड वे में तो चलता नहीं है लाइफ में। कुछ भी थोड़ा अनप्लान्ड हो गया तो पित्त प्रकृति में थोड़ा इरिटेटेड होना या थोड़ा सा गुस्सा आना वो नॉर्मल है। बाद में ठीक भी हो जाते हैं, पर उन्होंने जैसा प्लान किया वैसा नहीं जाए तो वो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होता है। तो दिस इज अ पित्त प्रकृति कैरेक्टर। उनकी स्लीप है जो साउंड होती है, स्टेमिना वाइज भी देखें तो दे आर जस्ट एवरेज। बहुत एक्सट्रीम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम स्टेमिना है। स्टेमिना वाइज अगर हम देखें तो वात का स्टेमिना कम रहता है, पित्त लोगों का स्टेमिना मीडियम होता है और कफ का स्टेमिना बहुत अच्छा रहता है। एनर्जी बहुत अच्छी है कफ के लोगों में, वात जल्दी से थक जाते हैं, पित्त एवरेज में रहते हैं। सो ये हम अगर एक कैरेक्टर को तीनों प्रकृति में डिवाइड करें तो हम ऐसा देख सकते हैं कि हाँ, पित्त इज टुवर्ड्स मीडियम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स, वात इज वन एक्सट्रीम एंड कफ इज अनदर एक्सट्रीम। अब हमें कैसा लाइफस्टाइल इनको सजेस्ट करना चाहिए, डाइट एंड लाइफस्टाइल। पित्त प्रकृति के लोगों के लिए मीठा जो टेस्ट है वो सबसे अच्छा है। मीठा है, बिटर है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कड़वा थोड़ा सा ना, और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट उनके लिए अच्छा है। तो उनको बहुत ज्यादा ऑयली और सॉल्टी फूड और स्पाइसी फूड जनरली उनसे अच्छे से नहीं जाता है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो नॉर्मल है। उनको स्पाइसी खाना ज्यादा नहीं चलेगा, पसंद भी नहीं रहता है, और अगर कुछ खा लेते हैं तो उनको सिस्टम अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं करता है। जैसे पेट में जलन होने लगेगी, एसिडिटी होने लगेगी, वो सब उनके नॉर्मल कैरेक्टर में आता है। तो इन लोगों को जनरली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड दैट टू मोर ऑफ सीजनल। इनके लिए घी लेना बहुत अच्छा है। घी की क्वालिटी है कि वो पित्त शमन करता है, पित्त को पैसिफाई करता है। तो घी अगर हम लोग तेल और घी में से देखें तो पित्त के लोगों के लिए घी खाना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और इनको एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉडरेट करना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम में नहीं, बट कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे। मतलब कि गर्मी के टाइम पे नहीं, दोपहर के टाइम पे नहीं, या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, गर्मी के मौसम में, मतलब जब कि कंपैरेटिवली कूल क्लाइमेट हो, टेम्परेचर हो, उस हिसाब से करना चाहिए। देन कमिंग टू कफ प्रकृति। कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनका स्किन बहुत सुंदर, एकदम ब्राइट है ना, स्मूथ शाइनी होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता पित्त के जैसे, रूखा सूखा नहीं होता कफ के जैसे, सॉरी वात के जैसे। तो कफ का स्किन जो है वो थोड़ा टुवर्ड्स
कोल्ड साइड होता है, वात जितना कोल्ड नहीं होगा, पित्त जैसा वार्म भी नहीं होगा, बट कूल रहेगा, और जेंटलनेस होती है, स्मूथनेस होती है स्किन में। इस प्रकृति के जो लोग हैं वो लार्ज बॉडी फ्रेम के होते हैं, मतलब उनका जो शरीर की बनावट है वो लंबी चौड़ी होती है, और इसलिए उनकी टेंडेंसी है कि वो ओवरवेट भी होते हैं, टुवर्ड्स ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। तो बेस्ट थिंग एडवाइजेबल फॉर कफ प्रकृतिज कि उनको एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो शरीर की बनावट है वो ऐसी है कि वो लार्ज बॉडी फ्रेम में आएंगे, थोड़ा भी इनएक्टिव हो जाएंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होगी तो वेट जल्दी से बढ़ जाएगा, जो कि वात में नहीं होता, बिकॉज वात के लोग सेडेंट्री रह ही नहीं सकते, उनकी प्रकृति ऐसी है। तो कफ के लोगों को हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल कफ के लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो इनका अगर आप फेशियल लुक्स या फेस बॉडी टाइप भी देखें तो आपको लगता है कि हाँ बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं, पित्त के जैसे जल्दी से गुस्से में नहीं आते, हड़बड़ी में नहीं रहते, आराम से अपना सब काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे, उनकी बॉडी में जो ये नमी है जिसे हम कहते हैं कि म्यूकस रिलेटेड थिंग्स हैं वो ज़्यादा रहती हैं, तो बहुत रूखा सूखा नहीं होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा तेल घी की ज़रूरत नहीं रहती। मेंटली भी ये बहुत काम लोग होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए लोग बहुत अच्छे हैं। स्लो डाइजेशन रहता है, मेटाबॉलिज्म इनका स्लो होता है, तो इनको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ईटिंग्स नहीं करना चाहिए, और ये लेथार्जिक होते हैं, एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कफ की कि थोड़े से लेजीनेस की तरफ होते हैं, पर उनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, दे हैव वेरी गुड एंड्योरेंस, वेरी गुड पेशेंस, तो जल्दी से गुस्सा नहीं खाते ना, और एक बार जैसे डीप स्लीप है, एक बार सोते हैं तो बहुत गहरी नींद सोते हैं, उनका बहुत लाइट स्लीपर्स नहीं है वात के जैसे। पित्त का जनरली मीडियम रहता है कि बहुत डीप स्लीप भी नहीं रहता और बहुत सुपरफिशियल भी नहीं रहता, बट कफ कफ के लोगों को सोना पसंद रहता है, ज्यादा सोते भी हैं, बहुत अच्छे से सोते हैं। अब कफ को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, जो कि कफ के लोग थोड़े से लेजी होने की वजह से उनको एक स्टिमुलेशन हमें जैसे हम कहते हैं ना कि धक्के मारते रहना चाहिए, कि हाँ उनको हमें एक स्टिमुलेशन उनके पास होना चाहिए, तो इसलिए उनका रूटीन थोड़ा सा वेरिएबल होना चाहिए, ताकि जो इंटरेस्ट दे वो खुद एक्सरसाइज करने में आगे से एंथुजियास्टिक रहें। तो एक्सरसाइज उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए एक्सट्रीम एक्सरसाइज अच्छी है, जैसे स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, रनिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, ये सब हल्का फुल्का एक्सरसाइज है, वो कफ के लिए सजेस्टेबल नहीं है, कफ को ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जिसमें पसीना आए, थोड़ा बॉडी की एनर्जी यूज हो। इन लोगों को ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, और बहुत ज्यादा मीठा और ऑयली फूड्स भी नहीं लेना चाहिए, तो वार्म फूड और इजी टू डाइजेस्ट, लाइट टू डाइजेस्ट फूड्स खाना चाहिए। खाने में इनको, जैसे हमने बात करी कि मीठा नहीं, इनके लिए तीखा खाना अच्छा है, तीखा खाना इनको पसंद भी रहता है और इनके लिए पच भी जाता है, जैसे कोई बहुत तेज मिर्च मसाले वाली चीजें हैं, बहुत कड़वी चीजें हैं, कफ की प्रकृति के लोग अच्छे से पचा लेते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, दे आर बोर्न विद लाइक दैट। एक उनको दिन में नहीं सोना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन में सोते हैं तो कफ बढ़ता है हमारे शरीर में, और कफ के प्रकृति के लोगों को कफ बढ़ाना नहीं है, तो दिन में सोना कफ प्रकृति के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वात और पित्त के लिए नैप फॉर मैक्सिमम फॉर 20 to 30 मिनट्स नैप इज ओके, लंबा समय उनको भी नहीं सोना चाहिए, बट कफ प्रकृति के लोगों को बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, और हमेशा उनको एक्टिव रहना है, कोशिश ये करनी है कि इफ दे आर इनटू सर्टेन टाइप ऑफ जॉब और वर्क रूटीन जहाँ पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर का काम है या बैठे रहने का काम है, तो उनकी तो फिजिकली एक्टिव जरूर जरूर होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज जो ओबेसिटी से रिलेटेड डिजीजेस हैं, वेट बढ़ने से रिलेटेड डिजीजेस हैं, वो उनको होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि वात पित्त कफ के लोगों को क्या नॉर्मली करना चाहिए, और वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ आपको ये पसंद है, या आप ऐसे हैं या ऐसे दिखते हैं। तो एक बार इससे मैं अपनी चर्चा आज की समाप्त करूंगी, एंड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम।
Hello. Hello. Can you hear me? नुपुर जी का एक क्वेश्चन है कि बात क्या है। नुपुर जी, हमने अभी डिस्कस किया है। होप अब प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बात क्या है। जैसे हमने बात करी कि वात इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ, वात दोष है जो एयर और स्पेस का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे भी हमारी बॉडी में जहाँ पे भी मूवमेंट है वो वात से रिलेटेड रहता है। तो हमारी बॉडी के का दोष जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है वो बात है। हमने बात के करेक्टर्स किए। जी जी नुपुर जी, थैंक यू। Hello. Hello. मनवीन जी का, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम वेल। हमारी प्रकृति चेंज नहीं होती। हमने जैसे डिस्कस किया कि हमारी प्रकृति कभी चेंज नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे पहले नहीं थे, पर हाँ अब आपकी बॉडी में कुछ करेक्टर्स ऐसे आने लगे जो पहले नहीं होते थे, तो वो प्रकृति में नहीं आएगा, वो विकृति में आ जाएगा कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस अभी होने लगे हैं जो नॉर्मली नहीं होते थे। तो प्रकृति हमारी कभी चेंज नहीं होती। वी आर बॉर्न विथ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के करेक्टर्स में कुछ चेंज हो रहा है तो वो आपकी विकृति, लाइक इम्बैलेंस की तरफ बॉडी जा रही है, कुछ दोषों का इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से चेंजेस आप नोटिस, हो सकता है आप इस वजह से नोटिस कर रहे हो अपने बॉडी में। पर अदरवाइज हमारी बॉडी की जो प्रकृति है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती। इसमें एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे एजिंग फैक्टर है, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो जो हमारी एज से एज के साथ बढ़ते चेंज होते रहते हैं। तो होता क्या है कि हमारी नॉर्मली, ठीक है, एक तो प्रकृति है ना, तो उसमें ये है कि हम सर्टेन प्रकृति के साथ बॉर्न है। सेकंड इज, जब हमारा बॉडी के, हमारे शरीर के डिफरेंट पीरियड्स ऑफ आवर लाइफ है ना, उसमें डिफरेंट दोष डोमिनेट भी करता है। जैसे बचपन में, ग्रोइंग एज में हमारा कफ दोष जो डोमिनेट करता है वो सबके लिए है। मिडल पार्ट ऑफ आवर एज इज पित्त डोमिनेटिंग, और older part, like later part of our ages is वात डोमिनेटिंग। तो एजिंग रिलेटेड चेंजेस अगर होने लगते हैं तो हमें वात के करेक्टर ज्यादा दिखने लगते हैं। तो वो थोड़ा इम्बैलेंस है और एज रिलेटेड थिंग्स भी होने लगती हैं। तो उसे हम ये नहीं कह सकते आपकी प्रकृति चेंज हो रही है, उससे ये है कि आपकी बॉडी में विद एज जो चेंजेस आ रहे हैं वो अलग है। स्टिल अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो हम अपना एक बार ईमेल एड्रेस शेयर कर रहे हैं। आपको कुछ भी और क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, अब आपको लगता है कि कुछ नए अलग से कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में किस चीज की विकृति हो रही है, किस चीज की इम्बैलेंस हो रही है, उसको देखने में हम आपका हेल्प कर सकते हैं। तो हम अपना ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे, आप अपना डिटेल उसमें अपना बॉडी का भेज सकते हैं। सो हम लोग कनेक्टेड रह के विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व योर इशू। Hello. Rohini ji, please ask your question. Hello. रोहिणी जी, आपका क्वेश्चन आप एक बार हाँ जी, एक्चुअली मेरे बेटे को थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम है। हम लोग एक बार टाइप में भेज सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैसेज में भेजिए। ओके ओके, आई विल टाइप। तो ये जो एक हमने जो भी प्रकृति का टॉपिक डिस्कस किया, ये
रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम देखें ना, आप अगर इस चीज को समझ पाए तो आप देख सकते हैं कि इफ यू अंडरस्टैंड योर बॉडी तो आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं, वो भी सॉल्व हो जाती हैं। आप सोचें अरे मैं तो इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा? किसी से कंपेयर करें तो वो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज में इजिली उनका वजन कम हो गया। वो हमारी बॉडी की प्रकृति है ना। कफ प्रकृति के लोगों का जल्दी से वजन कम नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, और एक सर्टेन पॉइंट के बियॉन्ड उनका वजन कम होगा भी नहीं, बिकॉज उनका जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर टुवर्ड्स हेवी, हेवी बोन्स हैं, हेवी मसल्स हैं। वात और पित्त की प्रकृति के लोग ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत एफर्ट करते हैं तो जल्दी से वेट लूज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड दोष भी बहुत मैटर करता है। जैसे कोई पित्त कफ प्रकृति का है, सिडेंट्री हो जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, जैसे ही एक्टिव हो गए तो उनका वेट इजिली लूज भी हो जाता है। कोई वात पित्त प्रकृति या पित्त वात प्रकृति है तो कितना भी कोशिश कर लें, कितने एफर्ट डालने पड़ते हैं तो जाके वेट बढ़ता है, उनका वेट जल्दी से बढ़ता नहीं है। तो ये हमारा सेकंड दोष भी बहुत मैटर करता है। या रोहिणी जी, आई हैव योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या आपके बेटे की एज कितनी है, एक बार आप बताएंगे? ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली वो वात का करेक्टर है। 11 और years. एक बार आप एज बताएंगे उसकी, टाइप कर सकते हैं। Sure. उसकी अगर ड्राई स्किन है तो उसको ऑयलिंग, रेगुलर ऑयलिंग ना, Okay. सीजन के हिसाब से। जैसे Okay. सर्दी का सीजन है तो हम तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार तो करना चाहिए। और अगर जैसे बच्चा है, ठीक है, हफ्ते में आप 1 बार भी करते हैं। और एक है कि बहुत ज्यादा सोप का यूज, ड्राई सोप्स का यूज नहीं करें। अगर सोप यूज करें तो कोई क्रीम बेस्ड सोप लें, है ना। नहीं तो हम Okay. बहुत नेचुरल रह सकते हैं, दूध, दही, बेसन, उसका यूज कर सकते हैं। Okay. 11 साल का ना, तो उसको आप रेगुलर ऑयल मसाज एक तो जरूर करिए, हफ्ते में 1 या 2 बार। जैसे मैंने बताया, सर्दी का मौसम है तो तिल का तेल यूज कर सकते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी है तो कोकोनट ऑयल यूज करना अच्छा है ना। लेकिन उसको कोकोनट ऑयल जब वो यूज करते हैं ना, उसको और ज्यादा ईचिंग फील होती है कोकोनट ऑयल यूज करने से। कैन यू हेयर मी? और रोहिणी जी का कहना है कि उसको स्वेटी फीट और पाम भी रहते हैं। यस। रोहिणी जी, अगर आप एक बार, हम ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक बार उसका सारा डिटेल हमें भेजिए। बिकॉज जो स्वेटी फीट और पाम है, ये कुछ एक हाइपर हाइड्रोसिस करके हेल्थ इशू रहता है, उसमें भी होता है। और ये अगर पित्त प्रकृति है तो उनमें थोड़ा सा कंपैरेटिव टू अदर्स ज्यादा रहता है ना, स्वेटी होते हैं। बट ये एक हाइपर हाइड्रोसिस करके एक हेल्थ इशू आता है, हेल्थ कंडीशन आती है, उसमें जनरली स्वेटी है, जो पसीना हाथ पैरों में ज्यादा आता है वो रहता है। तो उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं मेडिसिन से। उसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि प्रकृति है ऐसा ना, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है बॉडी में ना, एक हेल्थ कंडीशन भी होती है। तो हम ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक बार उसका सारा डिटेल हमें एक बार भेजिए। ओके, तो वात प्रकृति है वो तो नॉर्मल है कि आपको उसको डाइट और सॉरी ऑयल मसाज और वो रेगुलर करना चाहिए, वो तो है ही ना। और जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, उसके लिए आप एक बार हमें डिटेल उसका सारा भेजो ना। उसका लाइफस्टाइल, उसका डाइट, कैसा खाना वो खाता है, कब से उसको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और अगर कुछ अलग से मेडिसिन लेता है किसी चीज की, या फिर लाइक ये कैसे शुरू हुआ, किस टाइम पे ज्यादा रहता है ना, सब उसमें हमें कुछ और क्वेश्चंस और क्वेरी होंगे, हम लोग डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप उसमें अपना फोन नंबर भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो हम लोग आपसे फोन पे या ईमेल में कैसे भी कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।
मानवीन जी, यस, घी इज गुड। वात प्रकृति के लिए घी अच्छा है। वात के लिए अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो हम ऑयल ज्यादा कहते हैं कि अच्छा है, पर घी भी अच्छा है। हमें सेकंड दोष का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई वात कफ प्रकृति का है तो घी की जगह पे तेल लेना ज्यादा अच्छा है, पर अगर कोई वात पित्त प्रकृति का है तो घी इज द बेस्ट ना। इन जनरल वात के लिए घी इज गुड ना। सिर्फ वात प्रकृति है तो वो घी ले सकते हैं। ये गैलेक्सी 10, इनके यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आया है कि बेस्ट हर्ब कौन सा है या मील प्लान कौन सा है त्रिदोष वायलेंस के लिए। एक्चुअली इसको इसी एक बहुत जनरलाइज्ड वो क्वेश्चन है कि मील प्लान के लिए हम लोग देखें तो आपका पूरे दिन का रूटीन होना चाहिए। आइडियली हमारा जो इंडियन लाइफस्टाइल है ना, कि मॉर्निंग में आपको ऑब्वियसली आपका रूटीन बहुत मैटर करता है कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं या आपकी प्रकृति कैसी है। बट इन जनरल हमें 4 से 5 घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। और हम हर्ब की बात करें तो बहुत सारी रसायना हर्ब्स होती हैं कि जो हम हर प्रकृति के हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लोग त्रिदोष में देखें तो त्रिफला अच्छा है। त्रिदोष के लिए हमारे पास आमलकी अच्छा है, शतावरी भी अच्छा है, अश्वगंधा है। तो इट डिपेंड्स कि प्रकृति कौन सी है, उस हिसाब से हम लोग त्रिदोष बैलेंस के लिए सुजेस्ट करें तो ज्यादा अच्छा है ना। जैसे अगर हमें कोई नॉर्मल किसी को हमें कुछ सुजेस्ट करना है कि आप ये वाला प्लांट ले लो, पर वो भी हम उनकी प्रकृति के हिसाब से सुजेस्ट करेंगे। ऐसा ही जनरली नहीं, प्रकृति आपकी टेंटेटिव अगर आपको ध्यान में हो, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सो मैं उसका आंसर एक बहुत टू द पॉइंट दे पाऊंगी। मानवीन जी, आपका एज एक बार आप बताएंगे। मेमोरी जैसे शार्प है अभी, हाँ। एंजाइटी जो है उससे ये होता है। पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि वात का इम्बैलेंस जब होता है तो हमारी जैसे एंजाइटी रहती है या स्ट्रेस रहता है तो वात इम्बैलेंस होता है बॉडी में ना, तो हमारी मेमोरी में वो इफेक्ट करता है। तो आपको एक बार आप डिटेल भी अपना भेज सकते हैं, पर मेमोरी के लिए और एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए एक बार मैं आपको ब्राह्मी सजेस्ट करूंगी, आप ब्राह्मी ले सकते हैं ना। और भी कुछ हेल्थ इश्यूज साथ में होते हैं, आप साथ में कुछ और भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप प्लीज हमें एक बार अपना डिटेल ईमेल करिए। हम बहुत स्पेसिफिकली आपको सजेस्ट करना चाहेंगे। ब्राह्मी मैंने जनरलाइज एडवाइस किया जो आपको फॉर श्योर इस कंडीशन में हेल्प करेगा, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक हम लोग बहुत ज्यादा आपका थोड़ा एज, आपका वेट, ये सब डिटेल जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या अनविन जी, आपने बताया जैसे 53 इयर्स एज है, तो ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि हमारी एज से रिलेटेड जो है तो वात का इम्बैलेंस होना आपके उसमें वो है, टेंडेंसी है कि वात की तरफ एजिंग फैक्टर के हिसाब से जो है वात का इम्बैलेंस होना शुरू हो रहा है। तो उसमें हम लोग बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। ब्राह्मी बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है आप कफ प्रकृति के नहीं है, पर वैसा भी आपको अश्वगंधा भी हेल्प करेगा एंजाइटी के लिए भी और स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए भी ना। फिर भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हमें ईमेल करिए, डिटेल सेंड कर रहे हैं ना, और हम आपको बहुत स्पेसिफिकली कुछ हर्ब्स सजेस्ट करना चाहेंगे। या अतिक्या जी का मेरे पास क्वेश्चन आया है कि 5 इयर्स ओल्ड एक्जिमा है। हाँ अतिक्या जी, अगर उसको एक्जिमा कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में है तो एक बार तो उसको एड्रेस करना चाहिए। स्किन ड्राई नहीं होना चाहिए। आप एक बार ये देखो कि उसके खाने पीने में अच्छे से घी तेल है, ही इज टेकिंग डाइट प्रॉपरली, ही इज टेकिंग प्रोटीन प्रॉपरली ना। प्रोटीन में हम लोग नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जैसे दालें हैं ना। अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। तो प्रोटीन डाइट एक तो अच्छा हो, एक उसके खाने में घी अच्छा है, घी लेना अच्छा रहेगा। और अगर तो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स में एक्जिमा की इश्यूज हैं तो उसको ड्राई नहीं रहने दें।
सीजन वाइज जो मैंने अभी ऑयल सजेस्ट किए कि सर्दी है तो तिल का तेल है, सेसमी ऑयल है, और गर्मी है तो नारियल का तेल है, वो रेगुलरली लगाते रहें। और अगर ये कंडीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस एरिया को स्पेसिफिकली ल्यूब्रिकेटेड रखना चाहिए, उस एरिया को। तो और एक अगर बहुत ज़्यादा सोप्स और अभी आजकल सैनिटाइजर्स ये सब यूज कर रहे हैं तो वो कम करना चाहिए ना, अगर इफ इट इज इन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। आप भी चाहें तो अपने बेटे के कुछ पिक्चर्स, जो भी बॉडी पार्ट में उसको एक्जिमा हो रहा है, वो कुछ पिक्चर्स भेज सकते हैं, और कैसे उसको ये शुरू हुआ, और अगर कुछ फैमिली हिस्ट्री है, किसी और को भी घर में ये प्रॉब्लम पहले से रही है, या अगर कुछ उसको पहले कोई डाइट कोई मेडिसिन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहा है, तो ये सारी डिटेल हमारे लिए जानना ज़रूरी है। फॉर द टाइम मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जहाँ पे भी उसको एक्जिमा का प्रॉब्लम हो रहा है उस बॉडी पार्ट को, और मे बी फुल बॉडी को ड्राई तो बिल्कुल नहीं रहने दे, चाहे दिन में 4-5 बार भी ऑयल लगाना पड़े ना तो वो लगाएं। और आप प्लेन ये जो वेसलीन आती है, प्लेन पेट्रोलियम जेली आती है, जहाँ जहाँ एक्जिमा है वहाँ वहाँ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप एक बार पिक्चर्स भेजिए अपने बेटे की ना, कौन से बॉडी पार्ट्स में है, कितना है, उसके हिसाब से इफ हम लोग इसको इफेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन से, कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए, कुछ हर्ब्स के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, तो वी विल लाइक टू कनेक्ट विद यू फॉर दैट। सो आप प्लीज उसका एक बार डिटेल भेजिए एंड हम स्पेसिफिकली उसको क्या करना चाहिए वो एडवाइस कर देंगे। बेस्ट ऑयल फॉर sciatica, बेस्ट ऑयल yeah, Galaxy 10. Ma'am, I don't, ma'am or sir, Galaxy 10, I don't know your name. Thank you very much. मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा लाइक जो हमने जो डिस्कशन करी है यूजफुल रही। जो नी पेन की आप बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम वैसे तो स्पेसिफिक नी पेन्स होती हैं, जैसे ये संधिवात है जिसे हम कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड है, तो उसमें पेन ऑयल्स यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कि हम ये महानारायण ऑयल है, या कोई भी पेन के लिए ऑयल्स आते हैं अवेलेबल हैं, वो सब यूज कर सकते हैं। और अगर आप बात करें कि दर्द के लिए, तो दर्द के लिए तो हमें स्पेसिफिक ऑयल्स लेना चाहिए, जैसे धन्वंतरी ऑयल है, महानारायण ऑयल जिसे मैंने बताया। ये तेल लगाने के बाद घुटनों के दर्द में या sciatica के दर्द में सिकाई करना बहुत अच्छा होता है। आप हल्का सा तेल गरम करिए, जहाँ पे दर्द है वहां पे लगा के हल्के से हल्के हाथ से मसाज करके वहां पे सिकाई करिए ना। वो किसी भी आप गरम कपड़े को तवे पे या प्रेस पे कपड़े को, सूती कपड़े को लेके सेक कर सकते हैं बॉडी उस पार्ट का, या फिर आप गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड ऐसे कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए उस बॉडी पार्ट का सेक करिए जहाँ पे दर्द है। और अगर बात करें कि हाँ दर्द नहीं है बट नी पेन रहता है और उसको मेंटेन करना है, तो प्लेन तिल्ली का तेल जो है उससे भी मसाज कर सकते हैं, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तिल्ली का तेल आप बैलेंस रखने के लिए यूज कर सकते हैं, वो दर्द को एकदम से हेल्प नहीं करेगा। तो अगर दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए तेल जो मैंने बताया, महानारायण ऑयल है या धन्वंतर ऑयल है, ये सब यूज कर सकते हैं ना। और अगर डेली में नी पेन नहीं रहती तो भी वहां पे तिल्ली का तेल हल्का सा गर्म करके मसाज करके सिकाई जितना रेगुलर कर सकते हैं उतना नी पेन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू मानविन जी। आप आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर योर yeah, Harish ji. Okay, Harish ji. Thanks for sending your name. I hope my answer has I have cleared your doubt. Still अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे वापस से टाइप करके पूछ सकते हैं, नहीं तो ईमेल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस मानवीन जी, ऑयल पुलिंग आप कौन से ऑयल से कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट हाँ ऑयल पुलिंग जो है वो एक तरह से हमारे आयुर्वेद में तो डेली रूटीन के हिसाब से बताया गया है कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमें ये करना ही चाहिए। तो ऑयल पुलिंग इज गुड फॉर एवरीबडी ना, बहुत अच्छा है करना।
उसमें आप तिल का तेल भी ले सकते हैं या फिर नारियल का तेल भी ले सकते हैं ना, दोनों में से किसी भी ऑयल से आप कर सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग करना मैं एडवाइस करूंगी, आप बिल्कुल रेगुलरली यूज कर सकते हैं। ओके हरीश जी आप इफ आई एम नॉट रॉन्ग हरीश जी फ्रॉम चित्तौड़गढ़ आई थिंक, राइट? maybe I'm wrong, but yeah, Harish ji and yeah, every year you visit our center, I remember. या मानवीन जी आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑयल पुलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग आप प्रेफरेबली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक करें। एक चीज और मैं इसमें यहाँ बताना चाहूंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे सेम टाइम में प्रोबेबली, फिर भी कुछ चेंज होगा तो वी विल एडवाइस, हम लोग एक बार दिनचर्या का सेशन लेने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ये ये ऑयल पुलिंग है जिसको आयुर्वेद में कवल कहा गया है ना, तो उस पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या जो सुजेस्ट करी गई है ना, उसमें ये ऑयल पुलिंग का भी पार्ट आता है, तो हम उसको डिटेल में एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे हमारे साथ ज्वाइन करिए। नेक्स्ट संडे हम लोग एक बार वर्षा ऋतु से रिलेटेड जो डाइट लाइफस्टाइल है उससे कनेक्ट होने वाले हैं, तो आप वो भी अटेंड करिए। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे विल बी ऑन आयुर्वेदा की दृष्टि से जो दिनचर्या सुजेस्ट करी गई है, कैसे हमें हेल्दी रहना है ना, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में लेंगे ऑयल पुलिंग को। तो प्लीज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू एट दैट टाइम। Okay, Harish ji. Yeah, good. I was not wrong in identifying you. That's good. Yeah. Hope both of you are good. So हम लोग सबको एक बार टेंटेटिवली हमने संडे सैटरडे जैसा प्लान किया है, बट स्टिल सबकी अवेलेबिलिटी और सबके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग अपना सेशन कौन से दिन में और कौन से टाइम में रखते हैं हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। तो प्लीज हमारे मैसेजेस का, हमारे ईमेल्स का, हमारे स्टेटस का आप एक बार अपडेटेड रहिए, कनेक्टेड रहिए। तो नेक्स्ट सेशन जो भी होगा वीकेंड्स में ही करेंगे, और क्या टाइम रहेगा हम लोग आपको अपडेट करेंगे। सो प्लीज कनेक्टेड रहिए जी। थैंक यू एवरीवन ना। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज इन पे भेजिए और हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।